नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी 94 पर। दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद है कि सभी एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे दोस्तों। दोस्तों कहते हैं कि ना जीतना ज़रूरी है, ना हारना ज़रूरी है, ज़िंदगी तो एक खेल है, तुझे खेलना ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि तू कर ले अपने मन की, मौका अपना भी आएगा। तू कर ले अपने मन की, मौका अपना भी आएगा। हम क्या चीज़ है, ये वक्त तुझे बताएगा। तो दोस्तों यानी कि ये है हमारा यानी कि मॉडल पेपर नंबर कौन सा? यानी कि मॉडल पेपर नंबर दोस्तों 6 नंबर है। और टोटल आप सभी को पता है कितने क्वेश्चन करेंगे? 50 प्रश्न हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। संपूर्ण सिलेबस पर आधारित दोस्तों कितने प्रश्न होंगे? 50 प्रश्न इस वीडियो के अंदर करेंगे, जिसमें राजस्थान का भूगोल होगा, राजस्थानी कला संस्कृति, राजस्थान की हिस्ट्री है दोस्तों, और राजस्थानी की जो बोलियाँ है दोस्तों, भाषा, उससे संबंधित 50 प्रश्न दोस्तों इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों इस वीडियो के अंदर करेंगे क्वेश्चन जो हमारी एग्जाम के लिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, देखिए। घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, घग्गर नदी की जो तल है उसको स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। घग्गर नदी प्राचीन वैदिक काल सरस्वती नदी है दोस्तों, ठीक है, जो विलुप्त हो चुकी है अब। वर्तमान में घग्गर नदी को मृत नदी कहा जाता है। जो घग्गर नदी दोस्तों हनुमानगढ़ के अंदर, गंगानगर हनुमानगढ़ में बहती है दोस्तों घग्गर नदी, उसको दोस्तों यानी कि वर्तमान में घग्गर नदी को मृत नदी कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रभाव तल स्पष्ट नहीं है दोस्तों इसलिए। किंतु वर्षा काल में इसमें बाढ़ आ जाती है। घग्गर की एक शाखा दृष्टद्युति नदी एक शुष्क घाटी नहर भादरा क्षेत्र हनुमानगढ़ में स्थित है दोस्तों, ठीक है। घग्गर के तल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? यानी कि नाली कहा जाता है दोस्तों। और इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ पर है? यानी घग्गर नदी हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़ होते हुए पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है दोस्तों ये नदी, ठीक है। प्रश्न आपके सामने सेकंड नंबर देखिए। जर्मन भूगोलवेता प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, यानी कि जर्मन भूगोलवेता कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण का आधार क्या माना है दोस्तों इन्होंने? यानी कि जो कोपेन है दोस्तों, उन्होंने जलवायु का जो आधार क्या माना है ये बताना है। तो दोस्तों यानी कि इन्होंने माना है यानी कि वनस्पति, वर्षा और तापमान को क्या माना है? आधार माना है दोस्तों जलवायु को वर्गीकरण के लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा? ए इसका राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। जर्मनी का था भूगोलवेता कौन था? कोपेन, ठीक है। उसके अनुसार राजस्थान की जो जलवायु है उसका वर्गीकरण एक तो वनस्पति के आधार पर, वर्षा के आधार पर और तापमान के आधार पर दोस्तों, तीनों के आधार पर इन्होंने क्या बांटा यानी कि वर्गीकरण किया है दोस्तों भूमि को। कॉपे ने राजस्थान की जलवायु को निम्न 4 भागों में बांटा दोस्तों। जैसे कि दोस्तों ये राजस्थान है, ये राजस्थान है दोस्तों। तो राजस्थान का ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, और कितने क्षेत्र बनाए इन्होंने? यानी कि 4 क्षेत्र। ये है दोस्तों यानी कि VWSW, और ये जो क्षेत्र है BSSW, ये CWG, फिर ये है AW, यानी कि ये क्षेत्र यानी कि 4 भागों बांटा दोस्तों इन्होंने, ठीक है। प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए, राजस्थान का पहला वर्ल्ड पार्क किस जिले में बनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला वर्ल्ड पार्क किस जिले में बनाया गया है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा यानी कहाँ बनाया गया है? यानी कि उदयपुर के अंदर दोस्तों बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर चला जाएगा। मई 2022 में दोस्तों राज्य का पहला वर्ल्ड पार्क गुलाब बाग उदयपुर में बनाया गया है। इसमें दोस्तों कुल 28 प्रजातियों के पक्षियों को रखा गया है इसके अंदर। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस झील को राजस्थान की दूसरी रामसर साइट आर्द्र भूमि दोस्तों घोषित किया गया है दोस्तों? तो कौन सी झील को घोषित किया गया है दोस्तों? वो है सांबर झील, यानी कि जयपुर नागौर और अजमेर के बीच में दोस्तों ये सबसे बड़ी झील है राजस्थान की। वर्ष 1990 की बात है दोस्तों। सांबर झील को राजस्थान की दूसरी रामसर यानी कि दूसरी रामसर साइट यानी आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। इसका उल्लेखनीय है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भरतपुर में। वर्ष 1981 में राज्य की प्रथम रामसर साइट है। प्रथम रामसर साइट कौन सी दोस्तों? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर वाला। और दूसरा है दोस्तों, जो है यानी कौन सा? यानी कि सांबर झील दूसरा है दोस्तों। प्रश्न आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, जो वन रिपोर्ट आई है दोस्तों 2021 के अनुसार, राज्य के कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक और न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले बताने दोस्तों। तो कौन कौन से? यानी कि जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला वो तो है दोस्तों उदयपुर, आप सभी को पता है। और चूरू दोस्तों यानी कि न्यूनतम वन क्षेत्र वाला
डिस्ट्रिक्ट है। राज्य के कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक और न्यूनतम वन क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों, तो उन वाले जिले देखते हैं आपके सामने, ये देखिए, यानी कि सर्वाधिक की बात करते हैं दोस्तों, इधर है सर्वाधिक और इधर है न्यूनतम वन क्षेत्र। सर्वाधिक है दोस्तों उदयपुर के अंदर कितने हैं, 2753.39 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। और न्यूनतम की बात करते हैं दोस्तों, 77.69 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है न्यूनतम चूरू के अंदर। ठीक है, उसके बाद अलवर के अंदर है, उसके बाद प्रतापगढ़ के अंदर और बारां के अंदर। यानी कि ये क्या है, यानी घटता क्रम है। ये क्या है, सबसे अधिक है फिर सबसे कम, सबसे अधिक है फिर कम कम कम, और ये यानी कि सबसे कम, ये आरोही क्रम है। ठीक है, छोटे से लेकर के बड़े तक ये आरोही क्रम चलता है। तो हनुमानगढ़ है, फिर उसके बाद उसको जोधपुर है, फिर गंगानगर ही चला जाएगा। प्रश्न आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न में से कौन सा बांध कोटा जिले में स्थित नहीं है दोस्तों, कोटा जिले के अंदर कौन सा बांध नहीं है दोस्तों। तो आप सभी को पता है तकली बांध और चाकर बांध दोस्तों कोटा जिले के अंदर नहीं है। चाकर बांध कहाँ पर दोस्तों, बूंदी जिले की केसरोपाटन तहसील के गुड़ा गांव के पास चौकना नदी पर निर्मित है दोस्तों। कौन सी नदी, चौकना नदी पर निर्मित है। तो यानी कि तकली नवनेरा है और आलनिया दोस्तों कोटा के अंदर है, लेकिन चाकर बांध दोस्तों कहाँ पर, यानी कि बूंदी के अंदर स्थित है। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है कि शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख नदी कांतली का उद्गम स्थल कहाँ से होता है दोस्तों। तो कांतली का जो उद्गम स्थल है दोस्तों कहाँ से होता है, यानी कि आप सभी को पता है, यानी कि सिक्कर के अंदर खंडिला की पहाड़ी से दोस्तों उद्गम स्थल होता है। कांतली शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख नदी है। ये एक अंत्य प्रभाव की नदी है दोस्तों। इसका जो उद्गम स्थल है दोस्तों, सीकर जिले की कौन सी पहाड़ी है दोस्तों, खंडेला की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और कांतली नदी का अपवाद क्षेत्र की बात करते हैं, इससे तोरावाटी बेसिन के नाम से कहलाती है दोस्तों। तोरावाटी बेसिन के नाम से कहलाती है। झुंझुनू चूरू सीमा के नजदीक यह भूमि में विलीन हो जाती है। झुंझुनू और चूरू सीमा के नजदीक ये विलीन हो जाती है। इसके किनारे सीकर जिले में प्राचीन गणेश्वर सभ्यता एवं लोह युगीन सभ्यता सुनारी दोस्तों, यानी सुनारी जो सभ्यता है दोस्तों, इसके किनारे पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, सुनारी जो सभ्यता कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर स्थित है। प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से किस मृदा में पोटास व कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होता है दोस्तों। पोटास व कैल्शियम किस मात्रा में होता है दोस्तों, यानी किस में होता है, किस मृदा के अंदर होता है, वो दोस्तों मध्यकाली जो मृदा होती है दोस्तों, मध्यकाली मृदा यानी कि जो हाड़ौती जो क्षेत्र होता है दोस्तों, उस क्षेत्र के अंदर यानी कि सबसे ज्यादा काली मृदा पाई जाती है। तो इसके अंदर पोटास और कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है। मध्यकाली मृदा का विस्तार आप सभी को पता है कि हाड़ौती जो पठार है दोस्तों, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, नदियों की घाटियों के क्षेत्र में इस मृदा में कच्छारी मृदा भी मिश्रित रूप में पाई जाती है। कच्छारी मृदा भी इस रूप में पाई जाती है। कौन सी, दक्षिणी पूरी पठार है दोस्तों, हाड़ौती के पठार में। इस मृदा में फॉस्फेट, नाइट्रोजन व जैविक पदार्थों की कमी होती है दोस्तों। फॉस्फेट, नाइट्रोजन, जैविक पदार्थों की कमी होती है, किंतु पोटास व कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है। इस मृदा में दोस्तों जैसे कि कपास, मूंगफली, दालें आदि व्यापारिक फसलों के लिए उपयुक्त है दोस्तों। कौन सी, मध्यकाली मृदा दोस्तों। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः अनुसूचित जिला नहीं है। अनुसूचित जिला बताना दोस्तों कि निम्न में से कौन सा जिला जो अनुसूचित जिला नहीं है। तो आप सभी को पता है कि भरतपुर दोस्तों अनुसूचित जिला नहीं होता है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर दोस्तों ये सारे के सारे अनुसूचित जिले, लेकिन जो भरतपुर है दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र के अंदर नहीं आता है। बात करते हैं कौन कौन से जिले आते हैं। राजस्थान में एक थे दोस्तों बांसवाड़ा, एक है डूंगरपुर, एक है प्रतापगढ़ जिले। ठीक है, जनजातीय विस्तार के दृष्टिकोण से पूर्णतः अनुसूचित जिले बन गए दोस्तों। और इसके अतिरिक्त उदयपुर भी इसके अंदर आता है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली और सिरोही 5 जिले के कुछ क्षेत्रों को भी अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है दोस्तों। ठीक है, यानी कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर 3 तो ये हो ही गया, उसके बाद एक ये, 3 ये, 4, 5, ठीक है, 5 और 3 8 डिस्ट्रिक्ट दोस्तों किसके अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आ गए हैं। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने उपस्थित है। देखिए, वर्तमान में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में राजस्थान में महिला प्रचलित जोत धारकों की संख्या कितनी है। जोत धारकों की संख्या पूछी दोस्तों, वो कितनी है दोस्तों। तो ये है दोस्तों, यानी कितनी, 7.75 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि दोस्तों 7.75 लाख है। राजस्थान में कृषि गणना की बात करते हैं 2015-16 के अनुसार बात करते हैं, तो कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या दोस्तों 7.75 लाख, जबकि 2010 और 11 में 5.46 लाख थी दोस्तों। अतः महिला भूमि जोतों की संख्या में 41.54% की क्या हुई है दोस्तों, वृद्धि हुई है। बात करते हैं दोस्तों को सीमांत महिला जोत की बात करते हैं 49.55, लघु महिला जोत के 20.77 और ये अर्ध मध्यम महिला जो होता है, मध्यम महिला जो होता है, बड़े आकार की महिला जो होती है 2.97% और 11.74%, 14.97%। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, राजस्थान निम्न में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य है।
राजस्थान निम्न में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य दोस्तों? तो राजस्थान बताना है। तो दोस्तों क्या जाएगा राइट आंसर, यानी कि वोलेस्टोनाइट इसका राइट आंसर चला जाएगा। किस खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य, वो वोलेस्टोनाइट का दोस्तों, यानी कि एकमात्र उत्पादक करता है। ठीक है, राजस्थान सीसा एवं जस्ता अयस्क, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य दोस्तों कौन सा? राजस्थान। देश में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान देश में बॉल क्ले और फोयर क्ले, फास्फेट, ओकर जो गेरू है दोस्तों, यानी कि स्टेटाइट एवं फेल्सपार भी दोस्तों प्रमुख उत्पादक है दोस्तों। किसके अंदर? यानी कि राजस्थान के अंदर इनका भी उत्पादन होता है। देश में बॉल क्ले है, फायर क्ले है, फॉस्फाइट है, ओकर जैसे गेरू कहा जाता है, स्टेटाइट है और फेल्सपार का भी प्रमुख उत्पादन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने दोस्तों कि राजस्थान में नवीन पर्यटन नीति आई थी, वो कब लागू की गई थी दोस्तों? तो नवीन पर्यटन नीति आई थी दोस्तों, वो ही 9 सितंबर 2020 को आई थी, लागू की गई थी। 9 सितंबर 2020 को राजस्थान की नई पर्यटन नीति दोस्तों, यानी कि जो लागू की गई थी। और इससे पूर्व दोस्तों 2001 में पर्यटन नीति लाई गई थी। कब? 2001 के अंदर। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में दिसंबर 2021 तक सौर ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है दोस्तों? तो अधिष्ठापित क्षमता दोस्तों यानी कि 9228.70 मेगावाट है। यानी कि 2021 तक सिर्फ सौर ऊर्जा की बात कर रहा है दोस्तों। तो सौर ऊर्जा की कितनी अधिष्ठापित क्षमता है दोस्तों? 9228.70 मेगावाट है। राज्य में दिसंबर 2021 की बात करते हैं, उस तक नेट मीटरिंग रेगुलेशन के तहत स्थापित रूफटॉप संयंत्र सहित यानी 9228.70 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। राज्य सरकार के द्वारा निवेशकों के लिए अनुकूल राजस्थान सौर ऊर्जा नीति दोस्तों कब जारी गई थी? 2019 के अंदर सौर ऊर्जा नीति जारी की गई थी। प्रश्न आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। राजस्थान का निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा की बात कर नागरिक व सैन्य दोनों सेवाओं के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों? ये बताना है कि कौन सा हवाई अड्डा है जो नागरिक के लिए और सैन्य जो दोनों के लिए सेवा के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है, वो कौन सा हवाई अड्डा है दोस्तों? तो वो है यानी कि रातानाड़ा हवाई अड्डा दोस्तों, जोधपुर का है दोस्तों। यानी कि नागरिक हवाई अड्डा भी है और एक सैन्य हवाई अड्डा भी है दोस्तों, ये रातानाड़ा हवाई अड्डा जोधपुर में। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? यानी कि 1985 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। रातानाड़ा हवाई अड्डा जोधपुर नागरिक और सैन्य दोनों सेवाओं के लिए उपयुक्त है और 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 है आपके सामने है कि नीचे दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर बताना है दोस्तों। यानी कि हवाई अड्डे की बात कर रहा है ये, है ना। इधर हवाई अड्डा दे रखा, इधर जिला दे रखा, कौन सा हवाई अड्डा कौन सी जगह पर है ये बताना अपन को। ठीक है, तो दोस्तों नाल हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ पर है? आप सभी को पता है नाल हवाई अड्डा दोस्तों, यानी कि यह है दोस्तों बीकानेर के अंदर। नाल हवाई अड्डा है दोस्तों बीकानेर के अंदर। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ दोस्तों? उदयपुर के अंदर है। ठीक है, और रातानाड़ा हवाई अड्डा अभी देखा हमने जोधपुर के अंदर। और लालगढ़ हवाई अड्डा दोस्तों श्रीगंगानगर के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा चला जाएगा? यानी कि 3 1 4 2, यानी कि 3 1 फिर 4 फिर 2, 3 1 4 2 इसका राइट आंसर चला जाएगा। 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखिए, कुछ हवाई अड्डे की बात करते हैं, ये देख सकते हो कि आपके सामने है दोस्तों। यानी कि नाल हवाई अड्डा कहाँ पर? बीकानेर के अंदर। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। रातानाड़ा कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। और लालगढ़ दोस्तों बात करते हैं श्री गंगानगर के अंदर स्थित है। प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने उपस्थित है। राजस्थान की जनगणना 2011 हुई थी, उसके अकॉर्डिंग बता रहा है निम्न में से कौन सा गलत कथन की पहचान करना है कि गलत कथन कौन सा है ये बताना है दोस्तों। तो यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर 21.31% थी, बिल्कुल सही बात है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग राजस्थान की जनसंख्या जो वृद्धि दर थी दोस्तों 21.31% थी बिल्कुल। लिंग अनुपात 1000 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष नहीं दोस्तों, लिंग अनुपात ये गलत है। यानी कि लिंग अनुपात कितना था? 928 था दोस्तों 2011 के अकॉर्डिंग। कुल साक्षरता 66.11% बिल्कुल सही है। राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर जिले में निवास करती है, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात कितना है? 928 बता दिया। 1901 से यह अब तक का सर्वाधिक लिंग अनुपात है दोस्तों। यानी कि सर्वाधिक लिंग अनुपात है 928 1901 के बाद में दोस्तों। राज्य का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? 994, यानी कि डूंगरपुर का है सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला। और न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? धौलपुर है दोस्तों 846। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर कौन चल जाएगा? 20 का राइट आंसर चला जाएगा। प्रश्न देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन, ये देखिए क्या गजब प्रश्न है।
क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में निम्नलिखित प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य बताना है दोस्तों, और नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर चयन करना है दोस्तों कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है दोस्तों, ये बताना अपन को। ठीक है, तो राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 1991 से 2011 के दौरान 9.57% घटी है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों, यानी कि 9 से ये गलत ऑप्शन है दोस्तों। 1901 की बात कर रहा है, 1991 की बात कर रहा है दोस्तों, तो 1991 दोस्तों ये गलत ऑप्शन होगा। ठीक है, राज्य में जनसंख्या घनत्व 1901 से 2011 के दौरान 6 गुना से अधिक बढ़ा है दोस्तों, बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। राज्य में लिंगानुपात की प्रवृत्ति 1901 से 2011 के दौरान एक समान रही है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, समान नहीं रही थी। राज्य में साक्षरता दर 1951-2000 के दौरान 8 गुना से अधिक बढ़ी, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी कि 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम्स के लिए। ठीक है, प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, ये देख लीजिए दोस्तों, यानी कि पूरा पूरा बता रहा है कि राजस्थान में जनसंख्या प्रवृत्ति के संबंध में कथन सेकंड, ये तो कथन के बारे में बता रखा है, तो सेकंड और 4 बिल्कुल करेक्ट है। ज्ञानेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी ज्ञानेश्वर सभ्यता दोस्तों, आप सभी को पता है ज्ञानेश्वर सभ्यता कहाँ पर, सिक्कर के अंदर, तो ज्ञानेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है ये बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी कि ताम्र और कांस्य युगीन दोस्तों, यानी कि ताम्र और कांस्य युगीन किससे संबंधित है? ताम्र और कांस्य युग से संबंधित है। ज्ञानेश्वर सभ्यता की बात करते हो, सिक्कर के अंदर दोस्तों नीम का थाना में कांतली जो नदी है, कांतली नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों, और ताम्रयुगीन सभ्यता, ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। ठीक है, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी मानी जाती है दोस्तों इसको। ठीक है, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे मानी जाती है? यानी ज्ञानेश्वर सभ्यता को मानी जाती है, और इसका जो उत्खनन कार्य करवाया था दोस्तों RC अग्रवाल ने करवाया था और विजय कुमार ने उसके नेतृत्व में किया गया था दोस्तों 1977 से 78 के अंदर। ठीक है, यानी कि उत्खनन किसने करवाया था? ज्ञानेश्वर सभ्यता का RC अग्रवाल ने दोस्तों, RC अग्रवाल ने करवाया था 1977 से 78 में, और विजय कुमार जी थे। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, 19 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगाने का निम्नलिखित में कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? कालीबंगा सभ्यता से दोस्तों कौन सा काल है दोस्तों, यानी कि ये जो काल है कालीबंगा दोस्तों हनुमानगढ़ के अंदर स्थित 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व की बात करते हैं दोस्तों। इस काल में कौन सी सभ्यता है? काली सभ्यता, इस काल की बात करते हैं। कालीबंगा सभ्यता प्राचीन सरस्वती जो वर्तमान घग्गर नदी पर के किनारे पर बसी हुई है, राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है दोस्तों। राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी? यही है, कौन सी? कालीबंगा। इस सभ्यता की खोज 1952 में की थी, किसने की थी दोस्तों? यानी कि अमलानंद घोष ने दोस्तों इसकी खोज की थी। और उत्खनन किसने करवाया था दोस्तों? यानी कि उत्खनन में छोटे टीले से पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता 2400 ईसा पूर्व तक, दूसरे टीले से दोस्तों हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिले यहाँ से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा चल जाएगा दोस्तों? उत्खनन करवाया था दोस्तों, यानी कि बीबी लाल और बी पाल ने दोस्तों, यानी कि बीबी लाल और बी पाल, कुछ ऐसे नाम था दोस्तों, उन्होंने करवाया था इसका निर्माण। ठीक है, प्रश्न आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए है, सॉरी दोस्तों, यानी कि एक तो बीबी लाल थे और एक वी के थापर थे। ठीक है, कौन से थे? वी के थापर, एक तो था यानी कि बीबी लाल, इनका उत्खनन करवाया था, और वी के थापर दोस्तों, यानी कि बी के थापर दोस्तों, ये दोनों ने उत्खनन करवाया था दोस्तों। ठीक है, कब करवाया था? 1952 के अंदर दोस्तों करवाया था, और खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, प्रश्न आपके सामने देखिए कि 2 मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 2 मुंह का चूल्हा, बहुत प्रकार के बर्तन के साथ सिलबट्टा और पैन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले दोस्तों? तो दोस्तों 20 का राइट आंसर क्या चला जाएगा? यानी कि आहड़ सभ्यता से ये मिले हैं, यानी कि आहड़ सभ्यता कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। आहड़ सभ्यता है दोस्तों उदयपुर के अंदर, जो बेलच नदी के किनारे पर तांबे की वस्तुएं बनाने और काले भूरे मर्दबान संस्कृति का प्रमुख केंद्र दोस्तों ये। इसकी खोज कब हुई थी दोस्तों? 1953 के अंदर। किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने दोस्तों इसकी खोज की थी दोस्तों। ठीक है, यहाँ से 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरे, तांबा गलाने की भट्टी मिली है, 2 मुंह का चूल्हा और अनेक प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टे व पेन आदि मिले दोस्तों। कहाँ पर? यानी कि आहड़ सभ्यता की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, देखिए रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, रणकपुर का प्रसिद्ध जो जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? पाली के अंदर स्थित है। रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? यानी कि पाली के अंदर है। पाली जिले के सादरी कस्बे से लगभग 10 किलोमीटर दूर दोस्तों मथाई नदी के तट पर रणकपुर के जैन मंदिर अपने बेजोड़ स्थापत्य एवं उत्कृष्ट शिल्पकला के कारण
देश विदेश में विख्यात है दोस्तों। ठीक है, 24 मंडपों से सुसज्जित दोस्तों, 1444 स्तंभ है दोस्तों इसके अंदर, और 4 सिंह द्वार एवं दोस्तों 84 देव कुलकाओं के द्वारा सुशोभित यह मंदिर आकर्षण का मुख्य केंद्र दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर चला जाएगा रणकपुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है, पाली के अंदर स्थित है। प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने, लाटा और कूता का संबंध है। लाटा और कूता का दोस्तों संबंध किससे है, तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो है यानी कि उपज पर कर आंकने की पद्धति से दोस्तों, यानी कि उपज पर कर आंकने की पद्धति से लाटा और कूता का संबंध है। बात करते हैं दोस्तों, यानी कि लाटा या फिर बटाई विधि कहा जाता है, इसे लाटा या बटाई विधि कहा जाता है। वसूली अधिकारी की देख रेख में, जो वसूली अधिकारी है उसकी देख रेख में फसल की कटाई की जाती थी। ठीक है, यानी कि जो अधिकारी था उसकी देख रेख में फसल की कटाई की जाती थी, तोल कर राजस्व अलग किया जाता था। ठीक है, और कूता विधि क्या है दोस्तों, कूता विधि इसके अंतर खड़ी फसल को देख करके अनुमानित लगान निर्धारित करते थे, इसमें तोल या माप नहीं किया जा सकता दोस्तों। ये है कूता विधि, ये है लाटा विधि। ठीक है, प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 23। छत्रपति शिवाजी के पुरंदर की संधि, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि जो 1665 में ईस्वी में हुई थी, करने हेतु विवश करने वाले शासक कौन से थे दोस्तों, तो ये शासक थे यानी कि दोस्तों यानी कि मिर्जा राजा जयसिंह थे दोस्तों। ठीक है, यानी कि पुरंदर की संधि करने में जो विवश किया था छत्रपति शिवाजी को, किसने किया था, मिर्जा राजा जयसिंह ने। बात करते हैं दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम की, बात करते हैं 1621 से लेकर के 1667 ईस्वी में ये रहे थे। 3 मुगल बादशाह जैसे कि जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा की थी, किसने, मिर्जा राजा जयसिंह ने। जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। 11 जून 1665 को दोस्तों शिवाजी तथा मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। इसके तहत दोस्तों शिवाजी औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करने को तैयार हुए थे। शिवाजी ने किसकी अधीनता स्वीकार की थी, अरे औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए, और दक्षिणी अभियान से लौटते समय 1667 ईस्वी में दोस्तों यानी कि बुरहानपुर में जयसिंह की मृत्यु हो गई थी। किसकी, बुरहानपुर की, 1667 ईस्वी में बुरहानपुर में दोस्तों जयसिंह की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 24 देखिए कि खजवा युद्ध, खजवा युद्ध की बात करते हैं 1659 ईस्वी में औरंगजेब का साथ किसने दिया था, तो खजवा युद्ध दोस्तों औरंगजेब ने साथ किसने दिया था, औरंगजेब का साथ किसने दिया था दोस्तों, तो वो थे यानी कि जसवंत सिंह दोस्तों, जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था, औरंगजेब का साथ दिया था। खजवा के मैदान में 5 जनवरी 1659 को दोस्तों खजवा युद्ध हुआ था। कौन सा खजवा का युद्ध हुआ था, 5 जनवरी 1659 में। औरंगजेब ने महाराणा जसवंत सिंह के साथ में सहाय भुजा यानी कि सहाय सुजा के विरुद्ध, सहाय जो सुजा था उसके विरुद्ध में लड़ाई लड़ी, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है दोस्तों, कुंभा के द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ नहीं है, तो दोस्तों यानी कि आप सभी को पता है संगीत राज यानी कि कुंभा ने रचित किया, संगीत मीमांसा और संगीत स्वप्न दोस्तों, संगीत स्वप्न दोस्तों किसका नहीं है, यानी कि कुंभा के द्वारा रचित नहीं है। महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन सी बात करते हैं, संगीत राज है, रसिक प्रिया है, सूड प्रबंध है, और कामराज रतिसार है, संगीत मीमांसा है, संगीत क्रम दीपिका है, और नवीन गीत गोविंद है, और वाद्य प्रबंध है, संगीत सुधा आदि दोस्तों किसके द्वारा है, यानी कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ है। और बात करते हैं तो संगीत स्वप्न दोस्तों महाराणा कुंभा के द्वारा नहीं रचा गया है। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों 26 देखिए, निम्नलिखित सूची वन में और सूची 2 को मंदिर और किलों के अंदर स्थित दरगाहों के साथ मिलान करना और नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर चयन करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों ये कि आमेर किला जयपुर के अंदर, यानी कि मंदिर और दरगाह की बात करते हैं तो दोस्तों आमेर किला जयपुर के अंदर क्या चीज़ बनी हुई है दोस्तों, यानी कि दरगाह कौन सी, यानी कि शिला देवी का मंदिर बना हुआ है इसके अंदर। कौन सा है, आमेर किला और जयपुर के अंदर शिला देवी का मंदिर बना है। तारागढ़ अजमेर है दोस्तों, उसके अंदर दरगाह किसकी है, मीरान साहब की दोस्तों, यानी कि तारागढ़ अजमेर के अंदर दरगाह मीरान साहब की है। गागरोन झालावाड़ के अंदर दोस्तों दरगाह किसकी है, मीठे साहब की है। और मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर दोस्तों चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। कौन सा चला जाएगा, यानी कि 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हो कि आपके सामने, यानी कि आमेर का किला जयपुर के अंदर शिला देवी का मंदिर है, उसके अंदर तारागढ़ अजमेर के अंदर दोस्तों यानी कि दरगाह मीरान साहिब की दरगाह है। गागरोन जो दुर्ग है झालावाड़ के अंदर दरगाह मीठे साहिब की दरगाह, इसके अंदर चामुंडा माता का मंदिर जोधपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों 27, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान में
स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है दोस्तों? यानी कि स्कल्पचर दोस्तों पार्क है दोस्तों, वो किस पैलेस में स्थित है, ये बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि माधवेंद्र पैलेस है दोस्तों, यानी क्वेश्चन माधवेंद्र पैलेस के अंदर स्थित दोस्तों स्कल्पचर पार्क। स्कल्पचर पार्क माधवेंद्र पैलेस दोस्तों कहाँ पर है? नाहरगढ़ का किला है दोस्तों, जयपुर के अंदर। 19वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, जिसे कुछ समय के पश्चात आर्ट के जो पीटर नेगी के द्वारा उत्कृष्ट मूर्तियों के साथ में व्यवस्थित कर दिया गया था। जो भारत की पहली सार्वजनिक मूर्ति कला आर्ट गैलरी के रूप में है, यह समकालीन कला को एक ऐतिहासिक मंच पर प्रस्तुत करती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर चल जाएगा माधवेंद्र पैलेस। ये है इंपॉर्टेंट कि स्कल्पचर पार्क कहाँ पर स्थित है, किस पैलेस के अंदर स्थित है? माधवेंद्र पैलेस दोस्तों इसके अंदर स्थित है। और नाहरगढ़ का किला है दोस्तों कहाँ पर? जयपुर के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? तो पर्युषण पर्व दोस्तों आप सभी को पता है कि जैन धर्म से संबंधित है पर्युषण पर्व। जैन धर्म में पर्युषण पर्व महापर्व कहलाता है दोस्तों। पर्युषण का शाब्दिक अर्थ होता है कि निकट बसना, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। दिगंबर परंपरा में इस पर्व का नाम 10 लक्षण के साथ जुड़ा हुआ है। पर्युषण पर्व पर जैन धर्मावलंबी सभी लोगों ने अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा? जैन धर्म से संबंधित है पर्युषण पर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि राजस्थान का प्रसिद्ध वैनेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो दोस्तों, किस माह में बढ़ता है, यानी कि दोस्तों कब बढ़ता है? माघ जो पूर्णिमा है दोस्तों उसमें बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा। बेणेसर आदिवासियों का कुंभ में दोस्तों कहाँ पर? जो नीचे बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों, डूंगरपुर के अंदर यानी बढ़ता है, यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर बढ़ता है दोस्तों ये। तो माघ पूर्णिमा के दिन बढ़ता है दोस्तों। बेणेश्वर आदिवासियों का कुंभ है दोस्तों, कुंभ का मेला कहलाता है बेणेश्वर को आदिवासियों का। तो ये कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा के अंदर बढ़ता है दोस्तों। और ये कहाँ पर है? यानी कि बांसवाड़ा के अंदर बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न आपके सामने देखिए 30। निम्नलिखित में से सूची 1 और सूची 2 संबंधित स्थानों को मिलान करें और नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये जो है ना, ये बेणेश्वर मेला है वो बढ़ता है यानी डूंगरपुर के अंदर। ये डूंगरपुर के अंदर बढ़ता है दोस्तों। कौन कौन सी नदी के संगम है? यानी कि माही और सोम और जाखम नदी। यानी कि दोस्तों से माही जाती है और माही, सोम और जाखम नदी दोस्तों इस संगम पर दोस्तों यानी कि डूंगरपुर के अंदर बढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है कि अब इसमें बताना दोस्तों, नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर का इसके अंदर चयन करना है, यानी कि प्रश्न आपके सामने दे रखा है, ये देखिए कि ढोल नृत्य दोस्तों, यानी कि सही उत्तर का इसके अंदर चयन करना है कि ढोल नृत्य की बात करते हैं दोस्तों। तो ढोल नृत्य यानी कहाँ बजाया जाता है, यानी कि तो ढोल नृत्य की बात करते हैं तो आप सभी को पता है जालोर का प्रसिद्ध है ढोल नृत्य। कहाँ का है? जालोर का प्रसिद्ध है। बम नृत्य दोस्तों यानी कि अलवर भरतपुर का है। और राय नृत्य दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा का है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा? 2, 1 और 3। 2, 1, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ये देखिए आपके सामने है कि ढोल नृत्य दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है, यानी कि जालोर का है। बम नृत्य दोस्तों अलवर भरतपुर का है। और राय नृत्य दोस्तों कहाँ का? डूंगरपुर बांसवाड़ा का स्थित है। ठीक है, प्रश्न आपके सामने होलार राजस्थानी लोकगीत है। कौन सा? होलार है दोस्तों एक राजस्थानी क्या है? लोकगीत है। जो दोस्तों कब गाया जाता है? तो दोस्तों कब गाया जाता है दोस्तों? यानी शिशु का जो होलार की बात करते हैं दोस्तों, यानी कि शिशु का जो जन्म होता है दोस्तों, यानी कि तब गाया जाता है ये। ठीक है, कब गाया जाता है? शिशु का जब जन्म होता है तब गाया जाता है। जच्चा या होलार कहते हैं। पुत्र के जन्म उत्सव पर दोस्तों ये गाए जाने वाला गीत है। जच्चा या बच्चा दोनों के बेहतर स्वास्थ्य और उनके दीर्घायु होने की मंगल कामना के लिए दोस्तों यानी कि जच्चा या होलर गीत गाया जाता है जब जन्म होता है बच्चे का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, राजस्थान में भोपक का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? तो आप सभी को पता है दोस्तों भोपों का जो मुख्य वाद्य यंत्र होता है वो है यानी कि रावण हत्था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर चला जाएगा। रावण हत्था बाद जो बड़े नारियल की कटोरी पर बकरे की खाल बन करके बनाया जाता है दोस्तों। और इसमें लगा डंडा बांस का होता है जिसमें खूंटियां लगाई जाती है। 9 तार दोस्तों बांध दिए जाते हैं इसके अंदर। इसे गज की सहायता से बजाया जाता है। किसकी सहायता से? गज की सहायता से बजाया जाता है। इसको पाबूजी, डूंगजी, जवाहरजी एवं भीलों के भूपे कथाएं गाते समय दोस्तों बजाते हैं। किसको? यानी कि रावण हत्थे को। प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यानी किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक है दोस्तों सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी दोस्तों? वृंदावन के अंदर हुई थी दोस्तों इनकी मृत्यु।
ठीक है। बात करते हैं दोस्तों किशनगढ़ चित्रशैली की बात करते हैं, उनके संरक्षक है कौन? सावंत सिंह दोस्तों। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? वृंदावन के अंदर हुई। सावंत सिंह का जो शासनकाल की बात करते हैं दोस्तों 1748 से 1964 के अंदर किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों। किसको? इस सावंत सिंह के शासनकाल को। राजस्थानी चित्रकला का पर्याय बन चुका प्रसिद्ध चित्र कौन सा है दोस्तों? यानी कि बड़ी ठनी किशनगढ़ शैली की ही देन है दोस्तों। कौन सी बड़ी ठनी? राजस्थान की मोनालिसा दोस्तों। राजस्थान की मोनालिसा भी यहाँ भी कहा जाता है इसको। क्या? यानी कि बड़ी ठनी दोस्तों, यानी इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। बड़ी ठनी एकाश्म चित्र है दोस्तों, यानी एकाश्म चित्र है जिसका चित्रांकन राजा सावंत सिंह के समय प्रसिद्ध चित्रकार थे कौन सा? मोर ध्वज निहाल चंद्र के द्वारा किया गया था दोस्तों। वास्तव में ये चित्र राधा का एक सुंदर रूप है दोस्तों। क्या है? राधा का एक सुंदर रूप है बड़ी ठनी। प्रश्न आपके सामने देखिए कि क्वेश्चन नंबर 34 ब्लू पोट्री दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ है? ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर राम सिंह दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास सवाई राम सिंह के समय में हुआ है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कि इस कला के कलात्मक बनाने में प्रसिद्ध चित्रकार दोस्तों कृपाल सिंह शेखावत का विशेष योगदान रहा है। इसके लिए इन्हें भारत सरकार के द्वारा 1974 में दोस्तों पद्म श्री की उपाधि से अलंकृत किया गया है। ठीक है, उसके बाद किसको? यानी कृपाल सिंह को। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नक्काशी का जो कार्य किया जाता है, इसमें हरे और रंग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण के तहत सबसे अंतिम समय में सम्मिलित होने वाला क्षेत्र कौन सा था? तो आप सभी को पता है सबसे अंतिम क्षेत्र के अंदर कौन सा सम्मिलित हुआ था? तो यानी कि दोस्तों अजमेर और मेरवाड़ा दोस्तों 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को दोस्तों सम्मिलित हुआ था। यानी कि कौन सा? अजमेर और मेरवाड़ा। ठीक है, उदयपुर की बात करते हैं दोस्तों। उदयपुर यानी कि उदयपुर तीसरे चरण के अंदर शामिल हो गया था, ये छठे चरण में शामिल हो गया था। ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से यानी कि 7वें चरण के अंदर शामिल हुआ था। जैसलमेर यानी चौथा चरण के अंदर। राजस्थान का एकीकरण के अंतिम चरण दोस्तों 1 नवंबर 1956 में अजमेर मेरवाड़ा को शामिल किया गया। आबू देलवाड़ा सिरोही का उसे शामिल किया गया। मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिले का कौन से भानपुर तहसील का सुनील टप्पा, यानी सुनील टप्पा जो गांव उसको शामिल किया गया। और राज्य के झालावाड़ जिले का जो सिरेंज क्षेत्र दोस्तों उसको मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था दोस्तों। ठीक है, प्रश्न आपके सामने देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालक हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था दोस्तों? आजाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु? तो कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो आप सभी को पता है जयपुर के अंदर दोस्तों, यानी कि इसका संचालन हुआ था दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का जो गठन है दोस्तों जयपुर में हुआ था। और 1942 में दोस्तों अगस्त क्रांति के दौरान, यानी कि अगस्त क्रांति के दौरान जयपुर प्रजामंडल के नेता कौन थे? हीरा लाल शास्त्री। यानी कि जयपुर प्रजामंडल के नेता कौन थे? हीरालाल शास्त्री ने प्रधानमंत्री कौन था? मिर्जा इस्माइल से जेंटलमैन समझौता करके महाराजा जयपुर के विरुद्ध आंदोलन करने की का विचार त्याग दिया था। परंतु प्रजामंडल के अन्य प्रमुख नेता थे कौन कौन थे? यानी कि बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चा स्थापित करके आंदोलन छेड़छाड़ जो शांतिपूर्वक चला था दोस्तों, यानी कि आंदोलन छेड़ दिया था जो शांतिपूर्वक चला था। कौन सा? आजाद मोर्चा दोस्तों। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों 37 की बात करते हैं। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है दोस्तों? महामंदिर की बात करते हैं जोधपुर के अंदर, राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है दोस्तों, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा यानी कि नाथ पंथ दोस्तों, है कि नाथ पंथ दोस्तों किस संप्रदाय के? नाथ पंथ की दोस्तों। नाथ पंथ शैव मत संप्रदाय की एक शाखा है। नाथ पंथ है दोस्तों शैव मत, नाथ पंथ यानी शैव मत संप्रदाय की एक शाखा है। इसके प्रवर्तक कौन थे? नाथ मुनि माने जाते हैं। राजस्थान में जोधपुर नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। राजस्थान में नाथ संप्रदाय की 2 शाखाएं, एक तो है वैराग पंथ, इसकी प्रधान गद्दी दोस्तों रात डूंगर यानी पुष्कर के निकट है। और मान नाथी पंथ दोस्तों, इसकी मुख्य पीठ दोस्तों जोधपुर के अंदर है। जोधपुर के राजा मान सिंह ने यानी कि महामंदिर जोधपुर में स्थापित की दोस्तों। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, वाली नंदी के गुरु कौन थे? वालिन जी, यानी वालिन जी कौन है? वालिन जी के गुरु कौन थे दोस्तों, ये बताना है कि वालिन जी के गुरु कौन थे। तो गुरु कौन थे वालिन जी के दोस्तों? यानी कि दादू दयाल जी। यानी कि दादू दयाल जी किसके गुरु थे? यानी कि वालिन जी के गुरु थे दोस्तों। वालिन जी के गुरु दादू दयाल जी थे। इसकी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों आरिलो है। और संत दादू ने दादू पंथ का प्रवर्त किया, जिसकी प्रधान गद्दी जयपुर जिले की सांबर तहसील के नरेना दोस्तों गांव में स्थित है। दादू जी के शिष्यों में एक तो है दोस्तों गरीबदास जी, मिस्किनदास जी और वखना जी, रज्जब जी, सुंदरदास जी और जगन्नाथ जी दोस्तों इसके प्रमुख शिष्य है।
प्रश्न है दोस्तों 39 देखिए आपके सामने उपस्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। तो कौन सा युग्म गलत सुमेलित है आपके सामने उपस्थित ऑप्शन और आंसर के साथ दोस्तों, यानी कि पाबूजी दोस्तों, यानी कि पाबूजी कोलमुंड जोधपुर के अंदर दोस्तों इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, तेजाजी का दोस्तों कहाँ पर हुआ था, तेजाजी खंडार नागौर के अंदर, बिल्कुल सही है। मल्लीनाथ जी दोस्तों ये गलत है दोस्तों, मल्लीनाथ जी दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर हुआ था। रामदेव जी का रामदेवरा दोस्तों। ठीक है, यानी कि लोक देवता का जन्म स्थान से सही संबंध बताना है दोस्तों, जन्म स्थान से दोस्तों, यानी रामदेव जी का रामदेवरा जैसलमेर के अंदर। लेकिन दोस्तों मल्लीनाथ जी का दोस्तों कहाँ पर हुआ था, बाड़मेर तिलवाड़ा के अंदर जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा चला जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाण माता कुल देवी की आराधना होती है, यानी कि बाण माता जो कुल देवी है दोस्तों उसकी आराधना होती है। आराधना कहाँ पर होती है दोस्तों ये बताना है बाण माता की, तो दोस्तों मेवाड़ के अंदर दोस्तों होती है। राजस्थान के राजवंश और जातियों की कुलदेवी की बात करते हैं। करणी माता दोस्तों बीकानेर के राठौर शासकों की कुलदेवी है। कौन सी माता, करणी माता। करणी माता की बात करते हैं, बीकानेर के जो राठौर शासक है दोस्तों उनके कुलदेवी है। नागनेची की बात करते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सारे के सारे फैक्ट, यानी कि नागनेची माता है जोधपुर के जो राठौर शासकों की कुलदेवी है। बाण माता की बात करते हैं उदयपुर के सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी है। और जम्बाई माता की बात करते हैं अन्नपूर्णा से जयपुर के कछवा वंश के शासक थे दोस्तों उनकी कुलदेवी है। प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थानी परिधान के प्रतीक है दोस्तों, राजस्थानी परिधान के प्रतीक क्या है ये बताना है। तो दोस्तों राजस्थानी परिधान के प्रतीक यानी समस्त वर्णित जो जितने जैसे कि पायजामे है, पगड़िया है, परके और पायजामे दोस्तों राजस्थान के परिधान के प्रतीक है। पगड़ी की बात करें दोस्तों, पगड़ी सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है। ठीक है, पगड़ी सिर पर बांधे जाना वस्त्र है और आन में बाण की प्रतीक भी होती है दोस्तों। बड़ों के सामने बिना पगड़ी धारण किए जाना अशोभनीय माना जाता था। ठीक है, और पगड़ी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे पाग है, कहीं सापा कहा जाता है। पगड़ी विशेषतः मेवाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध है दोस्तों, कहाँ की, मेवाड़ क्षेत्र उदयपुर के अंदर, वहाँ की प्रसिद्ध है। सुरलिया एक आभूषण है जिसे पहना जाता है दोस्तों, सुरलिया की बात करते हैं दोस्तों, सुरलिया एक आभूषण दोस्तों, इसे कहाँ पहना जाता है तो सभी को पता है, यानी कि सुरलिया कान के अंदर पहना जाता है। ठीक है, सुरलिया है, पीपल पत्र है और जमेला है, कर्णफूल, झुमका, झेला, जमेला, बाली, अंगूठा, पाटिसूलिया, टोटी दोस्तों और एरंग पता दोस्तों, ये सारे के सारे कान के आभूषण दोस्तों। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 43 देखिए, हावड़ा किसान आंदोलन की बात कर रहा है। डिडवाना जो नागौर में 13 मार्च 1947 को कौन शहीद हुआ था दोस्तों। हावड़ा किसान आंदोलन में दोस्तों यानी कि 13 मार्च 1947 को कौन शहीद हुआ था ये बताना दोस्तों। तो कौन शहीद होते हैं दोस्तों, यानी चुन्नीलाल शर्मा दोस्तों, ऑप्शन में चुन्नीलाल शर्मा दोस्तों, यानी कि कौन शहीद हुए थे दोस्तों। हावड़ा जो किसान आंदोलन हुआ था नागौर के अंदर 13 मार्च 1947 को, 13 मार्च 1947 को क्या हुआ था दोस्तों, हावड़ा क्या हुआ था, हावड़ा किसान आंदोलन हुआ था। किसान सम्मेलन में भाग लेने जा रहे कौन से लोक परिषद और किसान सभा के नेताओं को जागीरदार के लोगों ने घेर करके मारपीट डावड़ा में पन्नाराम चौधरी व उसके पुत्र मोतीराम को इन नेताओं को शरण देने के कारण मार दिया था दोस्तों। डावड़ा के जो मुख्य आयोजक मथुरा दास माथुर ने अपने उद्गार में कहा था कि आधी शताब्दी तक राजनीतिक जीवन में रहते हुए जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सबसे अधिक झकझोरने वाली घटना डावड़ा की ही लगती है दोस्तों। कौन सी, डावड़ा की लगती है। प्रश्न आपके सामने देखिए 44 आपके सामने उपस्थित है, राजस्थान के भीलों के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठित सामाजिक धार्मिक संगठन निम्नलिखित में से कौन सा था। राजस्थान के भीलों के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठित सामाजिक धार्मिक संगठन में से कौन सा था दोस्तों, तो ये था यानी कि दोस्तों संप सभा दोस्तों, यानी संप सभा कौन सी थी, सामाजिक धार्मिक संगठन था। गोविंद गुरु राजस्थान में बागड़ प्रदेश के भीलों के सर्वप्रथम उद्धारक और डूंगरपुर के बांसे ग्राम के निवासी थे। कहाँ के थे, डूंगरपुर के बांसे ग्राम के निवासी थे। कौन, गोविंद गुरु जी, जिन्होंने संप सभा की स्थापना की थी और आदिवासी भीलों में समाज व धर्म के सुधार आंदोलन चलाया था दोस्तों इन्होंने। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों 45, अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, टोंक के अंदर स्थित है। मुगल काल से ही राजस्थान की संस्कृति विशेषकर मुस्लिम संस्कृति में अरबी और फारसी भाषाओं के प्रति रुचि रही है। इन भाषाओं की प्राच्य सामग्री के संरक्षण एवं शोध हेतु टोंक में अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, 4 दिसंबर 1978 ईस्वी में की गई थी। और 1987 में इसका नामकरण दोस्तों मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के नाम से किया गया दोस्तों। ठीक है, 1987 के अंदर। प्रश्न आपके सामने दोस्तों, इंडिया हाउस की स्थापना किसने और कहां पर की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि इंडिया हाउस की स्थापना किसने और कहां पर की थी। तो इंडिया हाउस की दोस्तों स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कहां पर की थी दोस्तों, इंग्लैंड के अंदर की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा।
राजस्थान के सभी क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत को और मार्गदर्शक कौन है? श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों के मुख्य सूत्रधार बने और श्यामजी स्वदेशी वस्तुओं के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने इंग्लैंड में इंडिया हाउस की दोस्तों क्या की थी? स्थापना की थी इन्होंने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। प्रश्न है दोस्तों आपके सामने 47, भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग एंड इंडियन स्टेट पुस्तक को किसने लिखा था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि लॉर्ड हेस्टिंग एंड इंडियन स्टेट पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों? तो आपके सामने उपस्थित है कि दोस्तों मोहन सिंह मेहता। दोस्तों इसका राइट आंसर चला जाएगा मोहन सिंह मेहता। लॉर्ड हेस्टिंग और इंडियन स्टेट नामक पुस्तक मोहन सिंह जो मेहता है दोस्तों 1930 में लिखी थी इन्होंने। भारत में ब्रिटिश शासन के भारतीय राज्यों के साथ संबंधों का वर्णन इसने किया था दोस्तों। प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए 48 आपके सामने निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो विवाह समारोह से संबंधित कौन सी प्रथा नहीं है? यानी कि दोस्तों बड़ार दोस्तों बिल्कुल है, कन्या बल बिल्कुल है, बड़ी पाल है, तो पानी बाड़ा दोस्तों इससे संबंधित नहीं है विवाह से। राजस्थान में बढ़ार, कन्यावाल, बड़ी पड़ा प्रथा विवाह समारोह से संबंधित है। जबकि दोस्तों जो पानी बाड़ा मृत्यु की रस्म है दोस्तों, किसकी रस्म है? पानी बाड़ा है दोस्तों किसकी रस्म है? मृत्यु की रस्म है। यदि कोई प्रदेश में मर जाता है और उसकी सूचना आती है तब भाई बांधव किसी तालाब पर जाकर के नहाते हैं, इसको पानीवाड़ा कहते हैं। यह रस्म मृत्यु के 9वें दिन मनाई जाती है दोस्तों, 9वें दिन होती है। प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि निम्न में से कौन राजस्थान के आधुनिक साहित्यकार नहीं है? आधुनिक साहित्यकार कौन नहीं है दोस्तों, ये बताना है इनमें से कौन सा आधुनिक साहित्यकार नहीं है। तो सबको पता है कि आधुनिक जो साहित्यकार है दोस्तों चंद्रवदाई आधुनिक साहित्यकार नहीं है। रांगे राघव है, विजयदान देता है, नारायण सिंह भाटी है। चंद्रवदाई दोस्तों, चंद्रवदाई भाट जाति का विद्वान था जो अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय जिसे राय पितौरा भी कहा जाता है उसका आश्रित कवि था दोस्तों। चंद्रवदाई छंद शास्त्र में अत्यंत निपुण था दोस्तों। प्रश्न दोस्तों आपके सामने लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15 कि राजियारा सोरठा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो सबको पता है दोस्तों राजियारा सोरठा यानी किसने लिखा था? यानी कि कृपाराम ने दोस्तों, यानी कृपाराम ने राजियारा सोरठा लिखा था। राजस्थानी भाषा के नीति काव्य में कृपाराम जी, मूल नाम इसका जगराम था। स्थान बहुत ऊंचा है दोस्तों, यानी कि का स्थान बहुत ऊंचा है दोस्तों, यानी कि सीकर के राव राजा लक्ष्मण सिंह के दरबारी कवि थे कौन? यानी कि कृपाराम जी। इन्होंने दोस्तों राजिया के सोरठे एक तो लिखा है दोस्तों, यानी कि राजिया के सोरठे, एक चालक नेची नाटक नामक नाटक लिखा है और राजिया के सोरठे नीति परक है जिसमें दोस्तों कृपाराम जी ने अपने सेवक राजिया को संबोधित किया है। तो दोस्तों ये हो जाते हैं हमारे दोस्तों 50%। इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राजियारा सोरठा किसने लिखा है? कृपाराम जी ने। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे जैसे वीडियो डलेगी आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।